अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमने फीमेल्स की असिस्टेंस के लिए बनाया है और इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम उनको वो तमाम बातें बताएं जो वो जानना चाहती हैं या जो उनके लिए हेल्पफुल हैं। आज की जो वीडियो है वो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें हमारी एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं स्टिचेस के बारे में गाइड करूं, क्योंकि स्टिचेस दोनों सूरत हाल में आते हैं और नॉर्मल में भी और सी सेक्शन में भी। तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई है। केयर फॉर स्टिचेस, हाउ टू डू केयर ऑफ स्टिचेस, यानी कि टांकों के लिए एहतियातें या टांकों का ख्याल किस तरह से रखें। व्हाट आर स्टिचेस? पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्टिचेस होते क्या हैं। जिस तरह आप दो कपड़ों के पीसेस को आप सिलाई मशीन से जोड़ते हैं, टांके लगाते हैं, इसी तरह दो स्किन के पीसेस को जब वो कटे होते हैं उनको जोड़ने के लिए इस तरह की स्टिचेस लगाए जाते हैं। इन स्टिचेस की दो किस्में होती हैं। आपके लिए वो दोनों किस्में जानना जरूरी है। पहली टाइप जो है वो है डिसॉल्विंग, यानी कि घुलने वाले टांके। ऐसे टांके जो वक्त के साथ खुद ही डिसॉल्व हो जाते हैं और उनको बाहर खींच के निकालना नहीं पड़ता। और जो सेकंड टाइप है इसकी वो है नॉन डिसॉल्विंग स्टिचेस, यानी कि ना घुलने वाले टांके। ऐसे टांके जो सिल्क से या रेशम के धागे से या सिलिकॉन के टांके लगते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उस स्ट्रिंग को बाद में निकालना पड़ता है जब जख्म थोड़ा भर जाता है। एपिसियोटोमी में स्टिचेस यानी कि छोटे ऑपरेशन में जो टांके लगते हैं, तो एक इसकी किस्म यह होती है, इसमें आमतौर पे डिसॉल्विंग टांके लगते हैं और वक्त के साथ वो खुद ही घुल जाते हैं। सी सेक्शन स्टिचेस ये बड़े ऑपरेशन के टांके होते हैं और ये ज्यादातर नॉन डिसॉल्विंग होते हैं और इनको 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर डॉक्टर निकाल देती हैं। केयर फॉर एपिसियोटोमी स्टिचेस, यानी कि छोटे ऑपरेशन के जो टांके होते हैं उनके लिए आपको क्या क्या एहतियातों की जरूरत होती है। तो अगर आपको इसका सामना करना पड़ रहा है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इनको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करें ताकि आपको कोई मसला ना हो। पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसका जो कट लगता है उसका साइज होता कितना है। वो तकरीबन 1 इंच या 2 सेंटीमीटर तक का कट होता है। जो फर्स्ट डिग्री टियर होता है वो सिर्फ बाहर की स्किन टोन होती है उसमें और अंदर से यूट्रस ठीक रहती है। जो सेकंड डिग्री टियर होता है वो थोड़ा गहरा कट होता है। यूट्रस को भी कट करना पड़ता है या सर्विक्स को भी कट करना पड़ता है। तो दोनों सूरत हाल में जो टांके लगते हैं वो डिसॉल्विंग होते हैं और वक्त के साथ वो खुद ही घुल जाते हैं। क्लीन द एरिया विद वार्म वाटर, यानी कि अपना जो टांकों वाला एरिया है उसको गर्म पानी से धोएं। मैंने एक और वीडियो में आपको बताया है कि कोई टब ले लें और उसमें गर्म पानी करके उसमें आप अपना लोअर पार्ट रखिए 10 गिनने तक, 10 मिनटों तक, जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उसको रखें। लेकिन बहुत शदीद गर्म पानी ना हो, उतना वार्म हो जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। पैट ड्राई, यानी कि अपने जिस्म को थपथपा कर खुश्क करें और उसके ऊपर कोई सख्त तौलिया या ऐसी चीज नहीं यूज करें जिससे टांके खराब होने का खतरा हो। चेंज द पैड्स आफ्टर 4 to 6 आवर्स, यानी कि हर 4 से 6 घंटे के बाद पैड बदलें ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए और उसकी वजह से आपको रैशेस अगर हो गए तो टांके हील होने में देर लगेगी। इसलिए जब तक टांके डिसॉल्व नहीं होते आपको अपनी सफाई सुथराई का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। कीप हाइजीन में भी यही चीज है कि आप अगर आपका नॉर्मल बच्चा हुआ है तो आप गर्मियां हैं तो आप बेशक डेली नहाएं, अगर सर्दियां हैं तो आप उसको एक दिन छोड़कर एक दिन नहाएं, लेकिन अपने जिस्म को गर्म रखिए। स्टूल सॉफ्टनर ये बहुत जरूरी होता है। छोटे ऑपरेशन में ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर आपको मोशन सख्ती के साथ आएगा और आपको जोर लगाना पड़ेगा तो आपके स्टिचेस टूटने का खतरा होता है या उनकी खुल जाने का खतरा होता है। इसलिए डॉक्टर आमतौर पे आपको खुद से ही स्टूल सॉफ्टनर देती हैं, लेकिन इसके अलावा आपने अपनी ग़िज़ाएं ऐसी खानी है जिसमें फाइबर्स काफी मिकदार में हो। ये फाइबर्स ज्यादातर फ्रूट्स में और सब्जियों में होते हैं, तो इनको आप इस्तेमाल कीजिए अपनी खुराक में। और इसके अलावा आप इस भगोल का इस्तेमाल करें जब तक आपके टांके डिसॉल्व नहीं होते। लेट योरसेल्फ हील, आप अपने आप को आराम आने दीजिए। बार बार आप फिंगर्स के जरिए इसको चेक ना करें क्योंकि बार बार टच करने से भी कई दफा टांके दुखने लग जाते हैं और चुभने लग जाते हैं।
और इस तरह आराम देर से आता है। टेक प्रॉपर रेस्ट। आपने आपको, अब अगर आप सोच रही हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई है तो अब मैं जो मर्जी करूं, तो ऐसा नहीं आपने करना। आपने अपने जिस्म को प्रॉपर रेस्ट भी देना है। चलें फिरें लेकिन आप अपने जिस्म को रेस्ट भी दें, क्योंकि अभी आपकी बॉडी अंदर से वीक होती है। आइस हिट, कुछ सर्जिकल ग्लव्स मिलते हैं जिसके अंदर आइस भर के आप उसके जरिए इसकी टकोर कर सकती हैं और इससे आपको पेन में फर्क पड़ता है। या इसकी जगह आप हीट दे सकती हैं। इसके लिए आजकल लैंप्स आए हुए हैं जो हीट देते हैं बॉडी को, उसको आप सेट करके उस एरिया पे तो आप हीट की ट्रीटमेंट भी दे सकती हैं। इस तरह करने से आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। और कुछ स्प्रे ऐसे मिलते हैं जिससे वो एरिया सुन्न हो जाता है, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कशन करके आई हैं या नहीं, तो बेहतर है कि आप कर लीजिए कि अगर आपको ज्यादा दुखते हो टांके तो आप उनसे सुन्न करने वाली कोई दवाई ले लीजिए। अवॉइड स्ट्रेनिंग, वजन ना पड़ने दें क्योंकि अभी आपके टांके कच्चे होते हैं, तो वजन उठाने की सूरत में भार पड़ सकता है और टांके खुलकर ब्लीडिंग होने का खतरा हो सकता है। कुशन इट, यानी कि डोनट टाइप शेप के आजकल कुशन आए हुए हैं। जब आप बैठें, स्पेशली बच्चे को दूध पिलाने के लिए जब माँ बैठती है तो उसको चाहिए ऐसे कुशन के ऊपर बैठें, क्योंकि ये कुशन आपको आराम देते हैं और इस पे आपको दो तरह का सुकून मिलता है। अगर एक आपको हेमोरॉइड हुआ हो तो यानी कि बवासीर हुआ हो तो उसमें भी आपको इससे रिलीफ मिलता है, और अगर आपको स्टिचेस आए हों तो उससे भी आपको आराम मिलता है। तो आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, इस वीडियो में मैंने आपके लिए दिखाई है। तो आप इस तरह का कुशन लेकर रखिए घर में। रिकवरी टाइम यानी कि ठीक होने का वक्त, तो अगर आपका ऑपरेशन से बच्चा हुआ है जो कि छोटा ऑपरेशन कहलाता है, तो इस सूरत हाल में आपको 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर आराम आ जाता है। अब हम बात करेंगे केयर फॉर सी सेक्शन स्टिचेस, यानी कि बड़े ऑपरेशन के टांकों की एहतियातें। तो जो बड़ा ऑपरेशन होता है, आपको पता है कि वो कई लोगों का 2 से 3 बार ऑपरेशन हुआ होता है, तो उनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। इसका जो जख्म का साइज है वो भी हम डिस्कस करते चलें कि आमतौर पर 5 से 7 इंच का कट लगता है, जिसमें आमतौर पर 5 टांके आते हैं। कुछ केसेस में 6 से 7 टांके भी आ जाते हैं। ये होता है इसके जख्म का साइज। और ये आप जान लीजिए कि ये जो जख्म दिया जाता है या जो कट लगाया जाता है, ये जिस्म की 4 तहों के ऊपर लगता है। इसलिए इसकी हीलिंग टाइम बज़ाहिर तो आपको बाहर से टांके डॉक्टर 7 दिनों के अंदर अंदर रिमूव कर देती हैं, लेकिन याद रखिए कि ये जो स्टिचेस हैं ये आपकी बैरूनी जिल्द के ऊपर लगते हैं, फिर अंदरूनी जिल्द की तरफ लगते हैं। उसके बाद आपके जो यूट्रस है उस पे कट लगता है, और यूट्रस के बाद एमनियोटिक सैक के ऊपर कट लगता है। तो टोटल 4 लेयर्स के ऊपर ये कट आता है, और इसको हील होने में तकरीबन 6 महीने चाहिए होते हैं। रेजिस्ट द अर्ग टू स्क्रैच, यानी कि आपको बहुत ज्यादा खारिश करने का दिल करेगा, क्योंकि जो जो जख्म भरेगा आपको टांकों वाली जगह पे बहुत ज्यादा खारिश महसूस होगी। तो आपने खारिश बिल्कुल नहीं करनी। जो औरतें ऐसे करती हैं उनके टांके उखड़ने लगते हैं या वो जल्दी हील नहीं करते। डोंट स्विम, अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्विमिंग करती थी, अगर एक्सरसाइज के तौर पर या वैसे शौकिया, तो आपने स्विमिंग नहीं करनी, क्योंकि उसमें जिस्म पे स्ट्रेस आता है और इस तरह करने से आपके टांके खराब हो सकते हैं। डोंट पुल और पुश वेट, वजन को ना उठाएं और ना ही धकेलें। अभी आपको 4 से 5 महीने तक वजन उठाने में एहतियात करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगी तो आपके अंदर वाले टांके खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बैरूनी तरफ भी प्रॉब्लम पेश आ जाएगी, आपको पस पड़ जाएगी या आपके टांके खराब हो जाएंगे। डू टेक शावर, आप नहाएं जरूर, और कोशिश करें कि आप, अगर आपके पास कोई रैप नहीं है तो आप एक शॉपर लेकर उसको वहाँ पे बांध लीजिए और नहाएं। और उसके बाद कोशिश कीजिए कि जख्म गीला ना हो और जख्म ना होने दें। जख्म ना होने देने का मतलब ये है कि ऐसी किसी चीज के करीब से ना गुजरें जो आपके टांगों को टच करे, या कोई ऐसी चीज एकदम आपके ऊपर ना गिरे जिससे आपके टांके हर्ट हो। तो इस तरह की चीजों से आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको अपने ऑपरेशन वाली जगह को डर्ट से बचाना है, और जो जो जख्म भरना शुरू होता है एक क्रस्ट सा बनना शुरू हो जाता है, तो उस क्रस्ट को भी आपने जो ऑइंटमेंट दी है, स्पेशली पायोडीन वगैरह दी जाती है या कईयों को स्प्रिट दिया जाता है, तो उससे साफ करते रहें, क्योंकि क्रस्ट अगर मोटा हो जाए तो फिर आपके टांके अकड़ाहट की तरफ चले जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इनको साफ करती रहें। इस तरह से अगर
आप इनको नीट एंड क्लीन रखेंगी तो आपके टांके जल्दी हील हो जाएंगे। और अगर गर्मी हो तो आप इसमें पसीना आने से भी अवॉइड करें, क्योंकि पसीना एक मॉइस्चर होता है और उससे भी आपके टांके खराब हो सकते हैं। अप्लाई ऑइंटमेंट, रेगुलर बेसिस पे आपने दवाई लगानी है जो डॉक्टर ने आपको दी हो। अगर आपके टांके पुराने हो गए हैं और अभी आपको दुखते हैं तो आपने उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना है डेली बेसिस पे। स्पेशली जिन बहनों के ऑपरेशन सर्दियों में होते हैं उनको जरूर ऐसे करना चाहिए। एक बैंडेज भी आती है इन टांकों के ऊपर लगाने के लिए, अगर आप नहाते हुए वो अप्लाई कर लें तो आपके टांके ज्यादा बेहतर रहेंगे और वो गीले नहीं होंगे। जब आपका ऑपरेशन होता है तो फर्स्ट डे की आपको केयर दी जाती है कि 24 घंटे तक आपने जख्म को बिल्कुल भी गीले नहीं होने देना और इसको बिल्कुल भी मूव नहीं करना। 24 घंटों के बाद वो आपको हल्की हल्की वॉक शुरू करवाते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि आप बाथरूम में जाकर अपना स्टूल पास करें और अपना यूरिन पास करें। बाद की केयर्स यही होती हैं कि इसको साफ रखें और थोड़ी वॉक डेली करें, ताकि ये जो टांके हैं आपकी स्किन के अंदर अकड़े नहीं बल्कि स्किन के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएं। साइंस ऑफ इन्फेक्शन, अगर आपको लगे कि आपके जो टांके हैं उसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी अलामत आपको लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी अलामत देखिए तो आप मुझे मैसेज करने की बजाय या किसी और से पूछने की बजाय फौरन आप हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। अगर टांकों का दर्द आपको वक्त के साथ कम होने की बजाय बढ़ने लग गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई मसला हो गया है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रेडनेस अराउंड वुंड, यानी कि अगर जख्म की गिर्द सुर्खी माइल जगह हो जाए या लाली आ जाए स्किन के ऊपर, तो इससे भी पता चलता है कि ऑपरेशन जो आपके टांके हैं वो अभी ठीक नहीं हुए और ये रेडनेस शो करती है कि ये अभी कच्चे हैं टांके या इनमें कोई इन्फेक्शन है। स्वॉलन लिम्फ नोड्स, कुछ लोगों को सूजे हुए लिम्फ नोड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे टांके लगे होते हैं, तो ये होने नहीं चाहिए। इसलिए अगर ऐसी सूरत हो तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा टांकों के गिर्द अगर स्वेलिंग वैसे हो जाए, लिम्फ नोड ना भी हो, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाने चाहिए, क्योंकि स्वेलिंग का मतलब है कि अंदर कोई इन्फेक्शन है या अभी जख्म प्रॉपर तौर पे हील नहीं हो रहा। रेड स्ट्रीक मूविंग अपवर्ड्स फ्रॉम स्टिचेस, यानी कि लाल रंग की धारी टांकों से ऊपर की तरफ जा रही हो तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन फैल रहा है और आपको फौरन डॉक्टर के पास जाके इसको दिखाने की जरूरत होती है। पस और ब्लीडिंग, अगर आपको कोई पस महसूस हो या जख्म से खून आने लगे तो इसका मतलब है कि कोई जख्म अंदर से ठीक नहीं है। आप उसको फौरन जाके डॉक्टर को चेक करवाइए ताकि आपको वक्त पे जरूरी ट्रीटमेंट दी जा सके। स्मेल कमिंग फ्रॉम द एरिया, ऑपरेशन की जगह से आमतौर पे कोई बदबू नहीं आती, लेकिन अगर आए तो इसका मतलब है कि अंदर कहीं पे रेशा पड़ चुका है या कोई पस पड़ चुकी है जिसकी वजह से ये गंदी स्मेल आ रही है। तो इसके बारे में आप बहुत कॉन्शियस रहिए। और अगर आपको बुखार हो जाए तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपके टांके हील नहीं हो रहे और उसकी जगह इनमें इन्फेक्शन बन चुका है। तो ये थी वो तमाम अलामात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित होती है तो आप अपनी उन बहनों के साथ इसको जरूर शेयर किया करें जिनके ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा होने वाला है, ताकि वो भी इसको देखें और अपने लिए खुद केयर कर सकें। एक बार याद रखिए कि आप लोग कभी भी बच्चा होने के बाद दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहें। अपने लिए पहले से इंतजाम करके रखा करें और अपनी केयर खुद कीजिए, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को खुद संवारना है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहकर या किसी को वेट करके आप लोग वक्ती डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इसलिए ये मेरा पैगाम आप लोग याद रखिए कि अपनी केयर खुद करना सीखिए, क्योंकि अब आप एक बच्ची या लड़की नहीं रही, अब आप एक माँ बन चुकी हैं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।